उद्धव सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे एक बार फिर अपनी रंगीन मिजाजी की वजह से विवादों में आ गए हैं। कुछ दिनों पहले सिंगर रेणु शर्मा ने भी धनंजय मुंडे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन तब शरद पवार ने ये कहकर उनकी कुर्सी बचा ली थी कि जांच के बाद धनंजय को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन अब धनंजय की लिव इन में रहने वाली पार्टनर करुणा शर्मा ने धनंजय मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए। करुणा शर्मा ने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने तक की मांग की। धनंजय मुंडे और करुणा शर्मा के 2 बच्चे हैं। करुणा ने धनंजय मुंडे पर उनके बच्चों को कैद किए रखने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुंडे ने उनके 2 बच्चों को अपने बंगले चित्रकूट में 3 महीने से कैद किया हुआ है। उन्होंने दावा किया कि जब वह 24 जनवरी को बच्चों से मिलने गई तो 30 से 40 पुलिस कर्मचारियों की बड़ी टीम ने उन्हें बंगले में प्रवेश करने से रोक दिया। बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित करुणा ने पुलिस महानिदेशक हेमंत नगराले के पास अपनी शिकायत दी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी 14 साल की है और बंगले पर कोई महिला केयरटेकर भी नहीं है। धनंजय मुंडे का चाल चलन अच्छा नहीं है। वह दोनों बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काता है, नशे में गलत हरकतें करता है। इसलिए बच्चों के साथ कुछ भी हुआ तो उसके लिए धनंजय मुंडे जिम्मेदार होंगे। अपनी शिकायत में महिला ने कहा, यदि उन्हें उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया गया तो वह 20 फरवरी 2021 से आमरण अनशन पर बैठेंगी। इसके लिए उन्होंने चित्रकूट बंगले के सामने, मंत्रालय के सामने या आजाद मैदान में बैठने की अनुमति मांगी है। साथ ही मुंडे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अपनी शिकायत में उन्होंने मुंडे के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने को कहा। धनंजय मुंडे और उनकी लिव इन पार्टनर में काफी समय से कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले दिनों जब करुणा की बहन रेणु शर्मा ने मुंडे पर रेप का आरोप लगाया तो धनंजय ने अपनी सफाई देते हुए करुणा से अपने रिश्तों का खुलासा किया था। इसके बाद ये मालूम हुआ कि करुणा और धनंजय ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने एक मध्यस्थ के जरिए आपसी विवाद सुलझाने का फैसला किया। दूसरी ओर ये खबर भी आई कि गायिका रेणु शर्मा ने भी धनंजय मुंडे के खिलाफ दायर की गई अपनी शिकायत को वापस ले लिया। मगर ताजा शिकायत से पता चला कि ये मामला अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है और न ही कोर्ट के बाहर इसे सुलझाने के प्रयास हो रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में मुंडे ने हाई कोर्ट में मानहानि का एक मुकदमा दर्ज कर अनुरोध किया था। उसमें कहा गया था कि महिला को उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने से रोकने का आदेश दिया जाए। अदालत ने 16 दिसंबर को दिए अंतरिम आदेश में महिला को निर्देश दिया था कि वह अगले आदेश आने तक मुंडे की कोई निजी तस्वीर या वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले के पद से इस्तीफा देने और फिर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाने से उद्धव ठाकरे बेहद परेशान हो गए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शरद पवार द्वारा इस मामले में उठाए गए कदमों पर सहमति जताते हुए लिखा है कि अध्यक्ष का पद कांग्रेस को 5 साल के लिए दिया गया था, न कि 1 वर्ष के लिए। शिवसेना और एनसीपी की परेशानी का सबसे बड़ा कारण बजट सत्र से पहले अध्यक्ष पद के लिए होने वाला चुनाव है। शिवसेना और एनसीपी को लगता है कि पटोले के समर्थन में जितने वोट मिले थे अब उससे कम ही वोट मिलेंगे। ऐसा हुआ तो एनडीए सरकार की मजबूती पर सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे की चिंता की सबसे बड़ी वजह बाला साहेब थोराट के प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई है। माना जाता है कि थोराट शरद पवार और उद्धव ठाकरे के इशारे पर काम कर रहे थे और कांग्रेस आलाकमान ऐसा नहीं चाहता था। इसी वजह से थोराट की जगह पटोले को चुनकर कांग्रेस ने एक तरह से शिवसेना और उद्धव ठाकरे को इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख के पद पर बाला साहब थोराट की जगह नाना पटोले को नियुक्त करने और महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष पद से पटोले के इस्तीफा से नाराज शिवसेना ने सामना के संपादकीय में इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने यह भी कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के उस कथित रुख में दम है कि तीनों गठबंधन सहयोगी विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर अब विचार विमर्श के बाद फैसला लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए नाना पटोले ने इस हफ्ते की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि राज्य में 1 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। सामना के संपादकीय में कहा गया कि कांग्रेस को 5 साल के लिए विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया था, न कि बीच में ही इस पद पर चुनाव कराने के लिए, जिससे बचा जाना चाहिए था। शिवसेना ने कहा कि राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि तीनों दल साथ बैठेंगे और फैसला करेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए क्या करना है। एक बात निश्चित है कि पवार के नजरिए में दम है। इसमें कहा गया कि यद्यपि संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, फिर भी इस बात को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है कि फैसलों का सरकार पर असर न हो।
शिवसेना ने कहा कि 2 साल पहले स्थिति ऐसी थी कि कोई भी नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान लेने को तैयार नहीं था। थोराट ने कहा कि जिम्मेदारी ली और विधानसभा चुनाव में पार्टी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। सामना में कहा गया कि संकट के समय थोराट ने जिम्मेदारी ली। नागपुर में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी कुछ रैलियों को संबोधित करते तो विदर्भ में कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ सकती थी। शिवसेना ने कहा कि पटोले के चयन से लगता है कांग्रेस ज्यादा आक्रामक चेहरे के पक्ष में है, लेकिन अत्यधिक आक्रामकता भी अच्छी नहीं। संपादकीय में किसानों और मजदूरों के लिए काम करने वाले सीधे, बेलाग और आक्रामक नेता के तौर पर पटोले की तारीफ की गई, लेकिन कुछ सुझाव भी दिए गए कि तीनों दलों वाली सरकार के सुचारू कामकाज के लिए संयम अहम है। नागपुर संभाग स्नातक चुनाव में अभिजीत वंजारी की जीत बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। संपादकीय में कहा गया कि पटोले ने महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी संभाली है वो दिल्ली के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। पटोले महाराष्ट्र में कांग्रेस को नई ऊर्जा देंगे। उम्मीद है कि कांग्रेस के पास जल्द ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद के मौजूदा बजट सत्र में किसान मुद्दों को लेकर भले ही विपक्ष लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालने में सफल रही, लेकिन विपक्षी पार्टियों के बीच में जिस तरह का तालमेल और रणनीति होनी चाहिए उसका दूर दूर तक कहीं कोई अता पता नहीं है। विपक्ष की दूसरी पार्टियां इसके पीछे कांग्रेस को ही वजह मान रही हैं। कांग्रेस के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर आपस में नाराजगी है। हालांकि शुरू में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर विपक्ष ने एक संयुक्त रणनीति बनाई और सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार किया, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर आपसी तालमेल की कमी के चलते विपक्ष का फ्लोर प्रबंधन ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसे लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ खुद कांग्रेस के भीतर भी असहजता है। सूत्र बताते हैं कि विपक्ष की रणनीति सत्र के पहले ही हफ्ते में दोनों ही सदन को बाधित करने की थी। विपक्ष चाहता था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करके सरकार पर जो दबाव बना था वो आगे भी जारी रहता, लेकिन आपसी तालमेल के चलते राज्यसभा में ये रणनीति नाकाम रही। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इसकी शुरुआत कर दी, जिसके बाद दूसरे दलों को भी आगे आना पड़ा। बताया जाता है कि टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन दिल्ली में नहीं थे, लेकिन उन्हें अगले दिन आना पड़ा। वहीं इसे लेकर खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर भी नाराजगी है। कांग्रेस सांसदों ने भी अपना असंतोष अपने नेता से जताया। दूसरी ओर लोकसभा में चर्चा शुरू न होने के पीछे भले ही सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस के ऊपर अपनी बात से पलटने का आरोप लगाया हो, लेकिन सच्चाई ये है यहाँ कांग्रेस राज्यसभा की तरह राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही किसान चर्चा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। वह लोकसभा में दोनों पर अलग अलग चर्चा चाहती है। इसलिए सरकार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पहले साथ में चर्चा के लिए राजी होने के बाद में पलट गई। कांग्रेस जिस तरह से खुलकर किसानों का समर्थन कर रही है, उसके मद्देनजर वह लोकसभा में इस मुद्दे पर अलग चर्चा के द्वारा एक संदेश देना चाहती है। अलग चर्चा के पीछे पार्टी के सीनियर नेता का कहना था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान एक शिष्टाचार के दायरे में रहकर अपनी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मामला राष्ट्रपति और उनके पद की गरिमा से जुड़ा है। जबकि किसान मुद्दे पर कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक रुख दिखाती रही है, उसे देखते हुए अलग चर्चा में ही उसे सरकार को घेरने की गुंजाइश मिल सकती है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी किसानी मुद्दे पर चर्चा में भाग ले सकते हैं। राहुल लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों सदनों में अलग अलग रणनीति को लेकर पार्टी में नाराजगी भी दिखी। सांसदों से लेकर पार्टी के भीतर इसे लेकर चर्चा है। कहा जाता है कि इसे लेकर हाईकमान ने अपनी नाखुशी जाहिर की है। पिछले दिनों धरना स्थल पर किसानों से मिलने विपक्ष के तमाम नेताओं का एक दल गया, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी। इस बारे में विपक्षी दल के एक नेता का कहना था कि वहां विपक्ष की रणनीति पर चर्चा के लिए कोई नियत व्यक्ति नहीं है। कहा जाता है पहले अहमद पटेल जैसे नेता काफी सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन उनके बाद ऐसा कोई नेता सामने नहीं आ पा रहा है जिसका तमाम दलों के साथ ठीक ठाक रेपो हो। हालांकि आजाद भी इस दिशा में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी सक्रियता भी वैसी नहीं महसूस की जा रही है, जिसके पीछे वजह ये माना जा रहा है कि आजाद का कार्यकाल आगामी 15 फरवरी को खत्म हो रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नेतृत्व संकट से जूझ रही कांग्रेस के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। राज्यसभा के कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल इसी 15 फरवरी को खत्म होने जा रहा है। राज्यसभा में उनकी जगह कौन लेगा, इस बात को लेकर कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है।
सूत्र बताते हैं कि राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद के लिए कांग्रेस में कई दावेदार हैं। इसमें आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। राज्यसभा में 15 फरवरी के बाद जम्मू और कश्मीर के कोई प्रतिनिधि नहीं होंगे। यहाँ से फिलहाल 4 राज्यसभा की सीटें हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ चुनाव नहीं हुए। ऐसे में फिलहाल राज्यसभा से यहाँ कोई सदस्य नहीं होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सांसद नजीर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फैयाज का कार्यकाल भी 10 और 15 फरवरी को खत्म हो जाएगा। गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी और भारतीय जनता पार्टी के शमशेर सिंह मनहास का कार्यकाल 10 फरवरी को पूरा हो जाएगा। गुलाम नबी आजाद को दोबारा विपक्ष का नेता बनने का मौका मिल सकता है, लेकिन उन्हें इसके लिए 2 महीने के बाद केरल से जीत कराना होगा। अप्रैल में केरल की 3 सीटें खाली हो जाएंगी और उनमें से एक को कांग्रेस बरकरार रख सकती है, लेकिन गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस केरल से पार्टी का उम्मीदवार बनाएगी, इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं में गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। और दूसरी बड़ी बात यह कि केरल कांग्रेस के नेता किसी बाहरी को केरल से चुनकर आने नहीं देना चाहते। इसी वजह से केरल के नेताओं ने राज्यसभा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम को लड़ाने की इजाजत नहीं दी थी। सूत्रों का कहना है कि इस पद के लिए रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे हैं। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनका राहुल गांधी के बेहद करीब होना है। उन्हें 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद पार्टी ने राज्यसभा में मौका दिया। आनंद शर्मा भी रेस में है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर है। दरअसल उन्होंने पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कृषि कानून के विरोध में एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी चरम पर है। सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता शशि थरूर का एक पुराना ट्वीट लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस पर किसान कानून को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नवंबर के आखिरी से ही किसान आंदोलन चरम पर है। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। कांग्रेस लगातार किसानों का समर्थन करते हुए कानून को वापस देने की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का 2010 का एक ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के पाखंड का एक और खुलासा। कांग्रेस 2010 में ऐसा सोचती थी और अब इसके बिल्कुल विपरीत सोचती है। 2010 में कांग्रेस की सरकार थी और उस दौरान शशि थरूर ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि हम हर साल ऑस्ट्रेलिया के कुल पैदावार के बराबर गेहूं भंडार करने और बंटवाने में बर्बाद कर देते हैं। गेहूं के स्टोर की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर्स को देने की सख्त जरूरत है। शशि थरूर के इसी ट्वीट को लेकर अब बीजेपी हमलावर है। इससे पहले भी बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस के पुराने ट्वीट्स को लेकर हमला करते रहे हैं। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था, ये उजागर करता है कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। जेपी नड्डा द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो में सोनिया गांधी एक रैली को संबोधित कर रही हैं, जिसमें वो सामने की भीड़ से पूछ रही हैं, क्या किसानों को दलालों से मुक्त कर उनकी पैदावार की अच्छी कीमत नहीं दिलानी चाहिए? इस वीडियो को ट्वीट करते हुए नड्डा ने कहा, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का सच फिर से उजागर हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपना एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें 2015 में संसद में कृषि मुद्दों पर दिए अपने एक भाषण का पुराना वीडियो उन्होंने साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों की जमीन महंगी हो रही है और सरकार किसानों को कमजोर बना रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पुराना वीडियो ट्वीट किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि अब भी वक्त है, मोदी जी अन्नदाता का साथ दो, पूंजीपतियों का साथ छोड़ दो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।